हेलो दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा कैरियर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, जिसमें हमने देखा था कि ह्यूमन आइज मतलब जो इंसान की जो आंखें हैं उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और उसमें देखा था हमने कि जो लाइट है प्रिज्म में से कैसे अपवर्तित हो रही है, मतलब रिफ्रैक्ट हो रही है, और इंद्रधनुष की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम वीडियो लेने वाले हैं वो होगा हमारा साउंड के ऊपर, मतलब ध्वनि। ठीक है दोस्तों, तो ध्वनि क्या है, इसके क्या मतलब एप्लीकेशंस हो सकती हैं, ये कैसे निकलती है, कैसे हमारे सुनाई देती है, कितने प्रकार की होती है, इस टाइप की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। और कौन सी वेव के थ्रू ये पास होती है, तो पूरा ध्वनि के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। मैं वादा करता हूँ कि यहाँ पे आपका कोई एक भी क्वेश्चन, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है कि 1.5 घंटे का भी ये वीडियो हो जाए। एक ही वीडियो में हम पूरा साउंड खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। सबसे पहले ध्वनि की बात करें तो ध्वनि क्या है, साउंड क्या है। तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ये ऊर्जा का ही रूप है। क्या है? ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का ही एक प्रकार है जिसको ध्वनि ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्वनि ऊर्जा कहा जाता है। और इसमें एक चीज और, इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम भी लागू होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम भी लागू होता है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। क्या होता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती और ना ही इसे क्रिएट कर सकते हैं, ना ही ये बनाई जा सकती। बस यह एक स्थान से, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। जैसे कि मैं बात करूं, आप कभी गाना चलाते हो तो इसमें क्या देते हो आप? विद्युत ऊर्जा देते हो। बिजली देते हो तो विद्युत ऊर्जा। अपन को कौन सी ऊर्जा मिलती है उससे? ध्वनि ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा हमें मिल जाती है। तो मतलब एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, वही कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसमें भी ऊर्जा संरक्षण का नियम भी लागू करेगा। जैसे कि हम क्या करते हैं, बिजली से हमने क्या दिया? विद्युत ऊर्जा दी, तो यहाँ से ऊर्जा निकली, कौन सी? ध्वनि ऊर्जा। तो ये भी क्या? ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया। तो इसमें भी ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होगा। ठीक है, अगर मैं इसके उत्पन्न की बात करूं, ये उत्पन्न कैसे होती है? उत्पन्न मतलब ये निकलती कैसे है। ठीक है, निकलती कैसे है, किस वजह से ये उत्पन्न होती है? तो जो ध्वनि होती है वो कंपन द्वारा, किससे? कंपन द्वारा, जिसको वाइब्रेशन कहते हैं। वाइब्रेशन, ठीक है, किसी चीज का कंपन होना, वाइब्रेशन होना, उसी से ही ध्वनि निकलती है। और ये कंपन होता क्या है, तो मैं इंग्लिश में लिख के आपको बता देता हूं। टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब क्या था? टू मतलब की तरफ जाना, फ्रो मतलब आना। तो बार बार जाना आना लगा रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी, और इतनी जल्दी जल्दी कि हमें कोई भी चीज वाइब्रेट होती नजर आएगी, ऐसे ऐसे, आगे आगे, आगे पीछे बार बार। तो इसका मतलब हो जाता है टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मतलब आना जाना लगा रहता है, उसमें क्या कंपन उत्पन्न हो जाता है, तो उसी से ही ध्वनि निकलती है। तो आगे पीछे आ रही है, ऊपर नीचे भी तो जा सकती है। हाँ, तो वो भी हो सकता है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मोशन, मतलब किसी चीज का ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना। तो जल्दी जल्दी अगर इसको करेंगे तो कैसा दिखाई देगा अपन को? ये कंपन हो रही है। तो बस इसी इसी को कहते हैं कंपन। और कंपन के द्वारा ही क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। जैसे कि मैं बोल पा रहा हूं, तो मैं किसके वजह से बोल पा रहा हूं? कि क्या इस चीज, क्या चीज ऐसी होगी मेरे गले के अंदर की वो कंपन कर रही होगी। तो हम जानते हैं सब लोग, गले के अंदर जो ह्यूमन के अंदर होता है, जो इंसानों में होता है, वो क्या है? इंसानों की बात करूं, जानवरों की बात करूं, तो एनिमल्स लिख लेता हूं, मतलब जंतु। ठीक है, हमारे अंदर जो बोल पाते हैं, ह्यूमन में की बात कर लो, यहाँ पे ह्यूमन भी लिख देना। ह्यूमन मतलब इंसान की बात करें तो हमारे अंदर होता है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं, कौन सा तंतु होता है ये? आपने सुना होगा, वाक तंतु। वाक तंतु, ठीक है। इंसान जो बोल पाते हैं यहाँ पर होता है, एडम एप्पल का आपने नाम सुना होगा, वोकल कॉर्ड यहाँ पर होता है। तो ये क्या है? वाक तंतु है, इसी के वजह से हम बोल पाते हैं। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि जैसे कि मैं बोल पा रहा हूं, आप लोग सुन पा रहे हो, तो किस वजह से क्या होगा?
कुछ ना कुछ इसको माध्यम चाहिए होगा, कुछ ना कुछ इसको माध्यम चाहिए होगा। तो वो क्या माध्यम हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह मेरा साउंड पहुंच जाता है, मतलब ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है, तो संचरण उसको हम बोलते हैं। ठीक है, संचरण मतलब ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरी जगह का ध्वनि का पहुंचना ही क्या कहलाता है, संचरण कहलाता है। अगर मैं संचरण की बात करूं तो क्या होगा, संचरण, ठीक है, ट्रांसमिशन। तो संचरण होता किस वजह से, संचरण होता किस वजह से है, एक सेकेंड। ठीक है, तो अगर संचरण की बात करूं तो एक जगह से दूसरी जगह तो ध्वनि पहुंचती तो कैसे पहुंचती है, तरंग के द्वारा, तरंग मतलब वेव, तरंग के द्वारा। ठीक है, तरंग जिसको वेव बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जब ध्वनि पहुंचती है तो उसको वेव कहते हैं, मतलब तरंग, तरंग के द्वारा पहुंचती है। अब तरंग कितने प्रकार की होती हैं, तो तरंग यहाँ पर दो प्रकार की होती हैं, एक होती है यांत्रिक, ठीक है, एक होती है यांत्रिक तरंग और दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दो तरीके की हमारी तरंग होती है, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यांत्रिक तरंग है वो होती हैं जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी ना किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, किसी ना किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। और माध्यम क्या होता है, जैसे कोई ठोस भी हो सकता है, कोई द्रव भी हो सकता है, कोई गैस भी हो सकता है, तो कोई ना कोई माध्यम इसको चाहिए। तो इसको बहने के लिए कोई ना कोई माध्यम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और माध्यम कैसा हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया माध्यम। तो यांत्रिक जो तरंगें होती हैं उसको बहने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। और जो हमारी आवाज जो तरंग के द्वारा जाती है वो यांत्रिक तरंग ही होती है। ठीक है, यांत्रिक तरंग ही होती है, मतलब आवाज को जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम की जरूरत होना चाहिए। ठीक है, एक कोई ना कोई माध्यम होगा तभी हमारी आवाज एक दूसरे को सुनाई दे पाएगी। अगर माध्यम नहीं होगा, माध्यम नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, निर्वात होगा। निर्वात का मतलब यहाँ पर कोई भी कण नहीं होगा, वायु का, गैस का, द्रव, ठोस कुछ नहीं होगा। जैसे कि मैं बात करूं स्पेस की, अंतरिक्ष की, ठीक है, अंतरिक्ष की बात करें तो वहां पे आवाज सुनाई नहीं देने वाली। ठीक है, तो कोई ना कोई क्या चाहिए, मतलब निर्वात नहीं होना चाहिए। निर्वात का मतलब वहां पर कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होगा तो हमारी आवाज भी सुनाई नहीं देगी। तो वो किसके अंदर आएगा, विद्युत चुंबकीय के अंदर आएगा। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय में क्या होगा, यहाँ पर माध्यम की जरूरत होती है और यहाँ पर माध्यम की जरूरत नहीं होती है, माध्यम की जरूरत नहीं होती है, चाहे हो चाहे ना हो। ठीक है, चाहे माध्यम हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ठोस द्रव गैस हो चाहे निर्वात हो, कैसा भी हो, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है माध्यम की। ठीक है, ये सारे माध्यमों में तरंगें चली जाती हैं। कौन सी, विद्युत चुंबकीय तरंग सारे माध्यमों में चली जाती हैं, लेकिन जो यांत्रिक तरंगें होती हैं, जो ध्वनि वाली ये तरंगें होती हैं, वो केवल माध्यम में ही जा पाएंगी, मतलब ठोस द्रव गैस में ही जा पाएंगी, निर्वात में वो नहीं जा पाएंगी। निर्वात का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, निर्वात में नहीं जा पाएंगी, और ये निर्वात में जा सकती हैं, माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ये ठोस द्रव गैस सभी जगह संचरित हो जाती हैं, और निर्वात में भी संचरित हो जाएंगी, निर्वात में भी संचरित हो जाएंगी, ठोस में भी संचरित हो जाएंगी, द्रव में भी संचरित हो जाएंगी और गैस में भी संचरित हो जाएंगी, सब जगह संचरित हो जाएंगी। ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। तो ये हो गई यांत्रिक तरंग, ये हो गई विद्युत चुंबकीय तरंग। और जो हमारी ध्वनि होती है वो कौन सी तरंग होती है, यांत्रिक तरंग ही होती है। कौन सी तरंग, यांत्रिक तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग, यहाँ पर कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके अंदर क्या आएंगी, जैसे कि मैं बात करूं प्रकाश, जो प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, उसको कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, वो निर्वात में भी गमन करने लगता है। प्रकाश हो सकता है एक्सरे, एक्सरे जो होती है, एक्सरे मशीन में आपने देखी है जो किरणें निकलती हैं वो एक्सरे कहते हैं। ठीक है, परावैंगनिक किरणें की बात करूं, अल्ट्रावायलेट रे, परावैंगनिक किरणें, तो ये भी कौन सी होती हैं, विद्युत चुंबकीय होती हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं यांत्रिक तरंगों की, यांत्रिक तरंगों की, तो यांत्रिक तरंगें भी दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगें भी दो प्रकार की होती हैं। इसको मैं डालता हूं, कौन कौन सी होती है यांत्रिक तरंग, दो प्रकार की, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल
एक होती है ट्रांसवर्स, मतलब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। जो यांत्रिक तरंगें होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। यांत्रिक तरंगें कौन कौन सी? एक होता है अनुदैर्ध्य, एक होती है अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य कौन सी होती है? जिसको लॉन्गिट्यूडनल इंग्लिश में कहते हैं। अनुप्रस्थ मतलब क्या होती है? ट्रांसवर्स होती है। अब अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी होती है? मान लो ये क्या है, एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार है, इससे एक स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है, अभी स्प्रिंग लगी हुई है, ये अभी नॉर्मल है, अभी कुछ नहीं हुआ। अगर मान लो एक स्प्रिंग को मैं खींचूं, इसी स्प्रिंग को मैं खींचूं या फिर दबाऊं, इधर से मैं दबा रहा हूं, इस स्प्रिंग को दबा रहा हूं इधर से, तो ये कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। मतलब ज्यादा घनत्व होगा, कम घनत्व हो जाएगा, ज्यादा घनत्व होगा, कम घनत्व हो जाएगा। तो ऐसे चलेगी ये दबेगी ना तो यहां से ज्यादा दब जाएगी, ये थोड़ी खाली रह जाएगी, यहां से ज्यादा दब जाएगी, ये खाली रहेगी, जहां से ज्यादा दब, तो ऐसी तरंगें सी निकलती हैं सीधे सीधे। तो इस तरंग को बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी? अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, इस तरंग को बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। और अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं? मान लो ये दीवार है, ठीक है, एक दीवार ये है, यहां से एक रस्सी बंधी हुई है या स्प्रिंग कुछ भी बंधा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा, नीचे रबड़ बंधी हुई मान लो, ऐसे करूंगा, तो ये कैसे जाएगी? ऊपर नीचे जाएगी, मतलब ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। तो इस तरंग को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ऊपर नीचे जो जाती है उसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो जो अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती हैं? जिस दिशा में तरंग जाती है ना, उसी दिशा में जो माध्यम के कण होंगे वो भी गति करेंगे। अब माध्यम के कण का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो हवा में एक तरंग जा रही है, हवा में एक तरंग जा रही है, तो हवा के जो कण होंगे, हवा के जो कण होंगे वो भी तरंग की दिशा में गति करेंगे, वो भी क्या करेंगे? तरंग की दिशा में गति करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? कण तरंग की दिशा में गति करेंगे, ठीक है, तरंग की दिशा में गति करेंगे, मतलब जिधर तरंग जा रही है उसकी दिशा में ही कण जाएंगे, तो इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। तो और जो हमारी ध्वनि होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग ही होती है। ध्वनि क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंग ही होती है। अगर अनुप्रस्थ की बात करें तो जो देखो, जो ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है, अगर देखो मैंने क्या बोला, अब हमारी तरंग किधर जा रही है? तरंग जा रही है इधर की साइड जा रही है, लेकिन जो कण है वो कैसे जा रहे हैं? देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो कण क्या जा रहे हैं? ऊपर नीचे। तो इसका मतलब हो जाएगा कण क्या हो जाएंगे? लंबवत हो जाएंगे। लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ऊपर नीचे 90 डिग्री का बनाते हैं, तो कण लंबवत होंगे किसके? तरंग की दिशा के। जिधर तरंग होगी उसकी दिशा के लंबवत क्या हो जाएंगे? इसके कण हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अनुप्रस्थ तरंग हो गई। यहाँ पर कोई दिक्कत? अब इसमें कौन सी तरंग हो सकती है अनुप्रस्थ में? जैसे कि मैं मान लो कोई धागा, धागा जैसे मैंने अभी ये वाला बांधा हुआ है, अब ऊपर नीचे किया तो इसकी तरंग किधर जा रही है? आगे की साइड जा रही है, तो ये धागा हो गया, कोई स्प्रिंग कह सकते हो, ठीक है। पानी, वाटर, ये पानी होता है, पानी की तरंगें भी आपने देखी होंगी कैसे चलती है, अगर पत्थर मारते हैं तो ऊपर नीचे ऐसे जाती हैं, तो वो भी कौन सी तरंगें हो गई? अनुप्रस्थ तरंगें हो गई, ठीक है। और बात करें, अनुप्रस्थ तरंग ये हो गई। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, देखो ये ऊपर की साइड जो उठता है, बिल्कुल ऊपर की साइड, इसको बोल देते हैं श्रृंग। क्या बोलते हैं? श्रृंग, मतलब इंग्लिश में क्रेस्ट। जो सबसे ऊपर जो तरंग उठती है उसको बोल देते हैं श्रृंग। और सबसे नीचे की साइड जो तरंग आती है, सबसे नीचे की साइड, उसको बोलते हैं गर्त, मतलब थ्रू। ये क्या हो गया? गर्त हो गया। ये क्या हो गया? श्रृंग हो गया। बस इतना याद रख लेना। अनुप्रस्थ तरंग में ये ऐसे ऐसे जाती है, और मतलब लंबवत जाती है। लंबवत क्या? कण जो होंगे वो कण की दिशा कैसी होगी? लंबवत होगी, किसके? तरंग की दिशा के, तो वो हो जाएगी अनुप्रस्थ तरंग। और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती हैं?
जिसमें जो तरंग की दिशा होगी उसकी दिशा में ही जो हवा के कण होंगे, जो माध्यम के कण होंगे, वो ही गति करेंगे। समानांतर कह सकते हैं उसको, समान डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब इसमें ये क्या होता है कि जो ऊपर की साइड जब तरंग जाती है, जितने ऊपर तक चली जाती है उसको सुरंग बोलते हैं, और जितने नीचे तक आती है उसको गर्त बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो ठीक है, ऐसे ही यहां पर होता है। देखो, जो बिल्कुल ज्यादा घनत्व का जो हिस्सा होता है, ज्यादा घनत्व का जो हिस्सा होता है उसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? संपीडन। क्या बोलते हैं? संपीडन। यहाँ पे ज्यादा घनत्व मतलब ज्यादा, ये थोड़ी सिकुड़ गई, ठीक है, यहाँ पे फैल गई, ये सिकुड़ गई, ये फैल गई, ये सिकुड़ गई, ये फैल गई, पूरी दिशा में ये ऐसे ही जाते रहते हैं, पूरी डायरेक्शन ये ऐसे ही काम करते जाते हैं, सिकुड़ती जाती है, फैलती जाती है, सिकुड़ती जाती है, फैलती जाती है, और इसी दिशा में वो गति करते रहते हैं। तो जो ज्यादा घनत्व का होता है, जो सिकुड़ा होता है, उसको कहते हैं संपीडन, और जो बिल्कुल खाली खाली सा होता है इसको कहते हैं विरलन। ठीक है, विरलन, संपीडन और विरलन। ठीक है, तो ये टर्म्स हो गई। इतनी बात समझ में आई? आगे चलते हैं। ये संपीडन, ये विरलन हो गया। ठीक है, इंग्लिश में इसको कंप्रेशन कहते हैं, उसको रेयरफैक्शन कहते हैं। अगर इसका थोड़ा और एग्जांपल बताऊं, बस इतना याद रख लेना, ज्यादा घनत्व का जो कण होते हैं, यहाँ पर कण ज्यादा घनत्व के होते हैं उसको संपीडन कहते हैं, कम घनत्व के होते हैं उसको विरलन कहते हैं। जो ऊपर की साइड ज्यादा तरंग जा रही है उसको सुरंग कहते हैं, जो नीचे की साइड आ रही है उसको गर्त कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं एग्जाम्पल के थ्रू। अब तरंगों की बात कर रहे हैं, तो तरंग कैसी, वो ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। ठीक है, और किसका टाइप है? ये यांत्रिक, मतलब यांत्रिक तरंग का ही टाइप है, यांत्रिक ही होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखना, मान लो ये मैं एक स्पीकर बना रहा हूं, ठीक है, स्पीकर, यहां से क्या तरंग निकलेंगी, कैसे निकलती हैं? तो देखो, मान लो यहां पर क्या है, जो इसके आसपास में जो कण है, इसके आसपास में जो कण, जैसे यहां से आवाज निकलेगी तो यहाँ इसके जो आसपास के कण होंगे, मतलब वायु में जो हवा में जो कण होंगे वो क्या करेंगे? कंपन करेंगे, इसकी आवाज से कंपन करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंपन करेंगे, फिर थोड़ा खाली हो जाएगा, फिर मतलब कण तो होंगे लेकिन ऐसे खाली से हो जाएंगे, फिर कंपन यहाँ पर ज्यादा करने लगेंगे। ठीक है, धीरे धीरे बाहर के ऐसे जा रही है ना, इस दिशा में जा रही है ध्वनि, इस दिशा में जा रही है, तो ये ज्यादा कंपन करने लगेंगे। फिर से ऐसे ऐसे कम घनत्व का होगा, फिर यहाँ पे जाके ज्यादा कंपन करने लगेंगे। ठीक है, ऐसे फिर कम घनत्व का होगा, ऐसे फिर ज्यादा कंपन करने लगेंगे, ऐसे पूरे रास्ते में ये ऐसे ही चलने लगता है। अब देखो, जहां पर ज्यादा घनत्व है तो इसको क्या कह देंगे? संपीडन। यहाँ पर कम घनत्व है इसको कह देंगे विरलन। बस इतनी सी बात है। ठीक है, साउंड कैसे निकलता है? जब कोई साउंड निकलता है तो इसके आसपास के जो माध्यम के जो कण होंगे वो कैसे करेंगे? कंपन करेंगे, और कंपन करते हुए आगे आगे भी कण होंगे कुछ, तो आगे वाले कण भी कैसे कंपन करने लगेंगे। मान लो एक कण ये कंपन कर रहा है तो ये धीरे धीरे फिर ये भी कंपन करने लगे, सारे कंपन करेंगे। ठीक है, फिर इसके आसपास होगा तो वो भी कंपन करेंगे, ये भी कंपन करेंगे, ऐसे आसपास में सारे कंपन करने लगते हैं, और जब तक कंपन करते हैं जब तक कि हमारी कानों तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो ये हो गया कंपन का पूरा, इसी से साउंड निकलता है, और ऐसे हमारा साउंड निकलता है। अगर और बात करें, ठीक है, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लूं, मान लो स्कूल में आपने देखा होगा टेबल है, ठीक है, यहाँ पे बच्चा अगर अपना कान लगाया हुआ है इस टेबल में, और यहाँ से कोई ठप ठप कर रहा है, तो क्या होता है? कैसे वो ठप ठप कर रहा है, साउंड निकाल रहा है, और साउंड निकलता है कैसे? कंपन से। तो ये ठोस में जो कण होंगे, ठोस के जो कण होंगे वो क्या करेंगे? कंपन करते हुए कहाँ पहुंचेंगे? आगे पहुंचेंगे, और इसको सुनाई दे जाएगा। ठीक है, वो कण के ही कंपन करने से ही हमारा साउंड सुनाई देता है। बात समझ में आई? आगे चलते हैं, और यहाँ पर बता देता हूं, यहाँ पर ज्यादा घनत्व होता है संपीड़न में, ज्यादा घनत्व
या दाब कह सकते हैं, ज्यादा घनत्व या दाब होता है, यहाँ पर कम घनत्व या दाब होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ज्यादा घनत्व दिख रहा है, घनत्व का मतलब क्या है? ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ यूनिट प्लेस, मतलब कितने पार्टिकल्स पर्टिकुलर जगह में। मान लो इसमें ये पूरा भरा हुआ है ये, ठीक है, और एक ये है, तो ज्यादा घनत्व किसका हो गया? इसका हो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है। ठीक है, और जगह उतनी है, जगह उतनी होना चाहिए, लेकिन उतनी जगह में नंबर पार्टिकल ज्यादा है, उतनी जगह में नंबर पार्टिकल्स कम है, तो इसका घनत्व कम है, इसका घनत्व ज्यादा है। तो यहाँ पर देखो ज्यादा घनत्व यहाँ का है, यहाँ का कम घनत्व है, तो उसको कहते हैं घनत्व। अगर मैं बात करूं तरंग की विशेषताओं की, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, या फिर कह सकते हैं इसके अभिलक्षण क्या होंगे, तरंग के अभिलक्षण, तरंग की विशेषताएं या तरंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी बात करें तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, तरंग की विशेषताएं, या फिर कह सकते हो अभिलक्षण, या फिर इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो पहला मैं बात करता हूं वेवलेंथ, मतलब इसको बोलते हैं वेवलेंथ को तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने अभी एक वेव बनाई, यहां से ये, ठीक है, ये वेव बनाई, एक एक तरंग है ये। ठीक है, तो जो ये चक्कर पूरा हो रहा है यहां से लेकर यहां तक, पूरा एक चक्कर पूरा हो रहा है, यहां तक हो रहा है ना, तो या तो इसको चक्र भी कह सकते हैं, या एक दोलन भी कह सकते हैं, दोलन। ठीक है, या एक साइकिल भी कह सकते हैं। ठीक है, या चक्र कह दो, या दोलन कह दो, या साइकिल कह दो, या फिर एक कंपन कह सकते हैं। तो जो मर्जी आपकी है वो कह सकते हो, या एक कंपन कह दो, या एक दोलन कह दो, या एक चक्र कह दो, या एक साइकिल कह दो, तो सभी का मतलब एक है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई होती है उसी को ही वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और इसको जो निरूपित करते हैं, इसको जो दर्शाते हैं, वो लैम्डा से दर्शाते हैं। किससे? लैम्डा से। तो ये क्या हो जाएगी? लैम्डा हो जाएगी। तो एक तरंग, एक कंपित तरंग को क्या कह देते हैं? पूरी एक वेवलेंथ कह देते हैं, तरंग दैर्ध्य कह देते हैं। बात समझ में आई? या फिर क्या कह सकते हैं, देखो, या फिर हम कह सकते हैं ये क्या है? संपीडन। ये भी क्या है? एक संपीडन, सॉरी सुरंग। ये क्या है? सुरंग कहते हैं ना इसको, सुरंग, सुरंग। ये क्या है? सुरंग। तो दो सुरंगों के, दो समांतर जो क्रमागत सुरंग कह सकते हैं, लगातार एक सुरंग, ये दूसरा सुरंग, तो दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी भी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। या फिर कह सकते हो दो गर्त के बीच की दूरी भी क्या कहलाती है? एक गर्त ये रहा, एक गर्त ये रहा, तो दो गर्त के बीच की दूरी भी क्या कहलाती है? वो भी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो ठीक है, ये देखो, क्योंकि अपनी जो लंबाई हो रही है वो उतनी रही है, यहां से यहां तक की लंबाई भी उतनी होगी जितनी की ये है, यहां से यहां तक की लंबाई भी उतनी होगी जितनी की ये है। तो कुछ भी कह सकते हो, या तो कह सकते हो दो सुरंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। या फिर कह सकते हो कि एक चक्र जितने में पूरा हुआ है वो वाली दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। या फिर दो गर्तों के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्ध्य कहते हैं। कोई समझ में आई? आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, दो सुरंग या गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? या तो दो सुरंग होंगे या दो गर्त होंगे, इनकी बीच की दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं। या फिर दो संपीड़न, देखो यहां पे ये वाली बात हो गई। अगर मैं बात करूं जितो अनुप्रस्थ की, अनुदैर्ध्य की, ठीक है, उसमें क्या होगा? एक संपीड़न होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो ये है स्प्रिंग वाली बताऊं, ठीक है, तो एक संपीड़न, यहां से ये संपीड़न और ये संपीड़न, दोनों के बीच की दूरी भी क्या कहलाएगी? तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। या दो संपीड़न या दो विरलन, विरलन की भी दूरी क्या कहलाएगी? लैम्डा कहलाएगी, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी दोनों बराबर होंगी। ये दोनों दूरी और ये दोनों दूरी कैसे होंगी? बराबर ही होंगी। दो संपीड़न या दो विरलन के बीच की दूरी भी क्या कहलाती है? तरंग
दैर्ध्य कहलाती है, या फिर दो सुरंग या दो गर्तों के बीच की दूरी भी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अगर इसके एसआई मात्रक की बात करूं, एसआई मात्रक क्या होगा इसका, एसआई यूनिट किस में नापते हैं तरंग दैर्ध्य को, तो देखो लंबाई है ना, तो लंबाई को किस में नापेंगे, मीटर में ही नापेंगे, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर हो गई। ठीक है, इसकी इकाई या फिर एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर हो गई, मात्रक कह सकते हो। बात समझ में आया, कितने तरंग दैर्ध्य क्या होती है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से लिखते हैं, दो सुरंग या दो गर्त के बीच की दूरी या फिर दो संपीड़न दो विदलन के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या फिर एक चक्कर या एक साइकिल को ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहां पे आ जाएगा आयाम। आयाम क्या होता है, आयाम, आयाम को इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीट्यूड, क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। और इसको दिखाते किससे हैं, कैपिटल ए से। ठीक है, कैपिटल ए से इसको दिखाते हैं। तो जैसे कि मान लो अभी बनाया था, तो एक डायग्राम फिर बना देता हूं, लो ये तरंग दैर्ध्य हो गई, तरंग हो गई एक अनुप्रस्थ अंग मान लो, तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड कहलाएगी, या फिर यहां से लेके जहां तक की दूरी जो होगी वो क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड कहलाएगी। बात समझ में आई। ठीक है, तो जो जितना ऊपर उठ रहा है या जितना नीचे गिर रहा है वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो मतलब ये क्या चीज है, ये क्या है, बिल्कुल मतलब कह सकते हो पूरी यहां से लेकर जो गर्त है, सॉरी हाँ गर्त, इसको बोलते हैं सामान्य दाब, सामान्य दाब। यहाँ पे देखो दाब बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल सीधा है, तो यहाँ पे मतलब कोई ज्यादा दाब नहीं है। और जो सामान्य दाब से अधिक दाब तक, सामान्य दाब से अधिक, सबसे अधिक दाब तक की दूरी को क्या कह देते हैं, आयाम कह देते हैं। या सामान्य दाब से सबसे कम दाब को क्या कह देते हैं, आयाम कह देते हैं। तो मतलब सामान्य दाब से लेकर पूरी अधिकतम दाब तक की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। या फिर सामान्य दाब से सबसे कम घनत्व का जो होता है, सबसे कम दाब का जो दूरी होती है उसको भी एम्पलीट्यूड कहते हैं। बस इतना याद रख लेना, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। ठीक है, और अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो देखो ये भी किसमें है, लंबाई में, तो इसकी भी क्या होगी, मीटर ही होगी। जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बस इतना याद रख लेना, न्यूमेरिकल्स में काम आ सकते हैं। ठीक है, जो हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलते हैं। अब लेते हैं आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल। आवर्तकाल, ठीक है, टाइम पीरियड क्या कहते हैं इसको, टाइम पीरियड कहते हैं इंग्लिश में, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल को हम टाइम पीरियड कहते हैं, तो टी से निरूपित करते हैं, टी से दर्शाते हैं। तो टाइम काल क्या होता है, तो एक चक्र में, क्या है, एक चक्र में लिया गया समय। मतलब जैसे कि मान लो ये तरंग है, तो ये एक चक्र पूरा हो गया, ये दूसरा हो रहा है ये, तो यहां से लेके यहां तक एक चक्र जो पूरा हो गया, या फिर एक दोलन कह सकते हो, या एक चक्र कह सकते हो, बताया था अभी। तो एक चक्र में लिया गया कुल समय, एक चक्र में कितना समय लगा है उसको क्या कह देते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, और उसको टी से निरूपित करते हैं। ठीक है, और आवर्तकाल हमेशा किसके, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे, तो मान लो जे एफ बराबर क्या होता है, 1/t के व्युत्क्रमानुपाती लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो मैं इसका अभी बता दूंगा, आवर्ती जब पढ़ाऊंगा ना तब बता दूंगा। तो बस इतना याद रख लेना, जो समय अंतराल होता है, जो टाइम पीरियड होता है, आवर्तकाल होता है, वो हमेशा आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक न्यूमेरिकल करा दूंगा इसके ऊपर। तो ये हो गया आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्र में या एक दोलन में लिया गया कुल समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करूं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो देखो समय है तो किसमें आएगा, सेकंड में, किसमें, सेकंड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। बस इतना याद रख लेना, एक और चीज बार बार बोल रहा हूं, लिख लो भले ही, जो आवर्तकाल होता है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब चलते हैं आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है,
आवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको निरूपित करते हैं एफ से, या फिर ये वाला साइन जिसको कहते हैं न्यू, क्या कहते हैं, न्यू, एफ से या फिर न्यू से इसको निरूपित किया जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो यहां पर देखो एक सेकंड में कितने चक्कर ये लगेंगे। मान लो यहां से लेके एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर ऐसे आया, और यहां से लेके यहां तक जो जाने में कितना सेकंड लगा, एक सेकंड। यहां से यहां तक जो तरंगें जा रही हैं यहां तक कितने सेकंड लगे, एक सेकंड। तो कितने चक्कर इसमें लगे हैं, देखो एक चक्कर यहां तक, दूसरा चक्कर ये, तीसरा चक्कर ये, तो एक सेकंड में कितने चक्कर लगे, तीन चक्कर लगे हैं, इसलिए इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 3 हर्ट्ज हो जाएगी। तो एक सेकंड में लिया गया, मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर लगे हैं वही क्या कहलाती है, इसकी आवृत्ति कहलाती है। तो यहां पर लिख देना है एक सेकंड में चक्रों की संख्या, एक सेकंड में चक्रों की संख्या, एक सेकंड में चक्रों की संख्या ही क्या कहलाती है, इसकी आवृत्ति कहलाती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, इतना आगे समझ में। अगर अब इसके आगे चलें तो एक और चीज है तारत्व। तारत्व क्या होता है, पहले इसके एसआई मात्रक को लिख लो। इसका एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज, एच जेड से लिखते हैं हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज होती है इसकी, इसको ऐसे लिखते हैं। और आवृत्ति का एक सूत्र और याद रख लेना, जो आवृत्ति होती है वो 1/t होती है। एफ बराबर 1/t। एफ क्या है, आवृत्ति है, और टी क्या है, समय है। एफ क्या होती है, आवृत्ति, और टी क्या होता है, समय होता है। कोई दिक्कत। चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मान लो एक तरंग है जो कि, एक तरंग जो कि 2 सेकंड है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, इसकी आवृत्ति क्या होगी, तो लगा दो F इक्वल टू 1/t। समय कितना दिया, 2, तो 1/2, तो आवृत्ति कितनी हो गई, 0.5 हर्ट्ज। कोई दिक्कत। तो ऐसे निकाल दें, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसके, बस इतना याद रख लेना F बराबर 1/t होता है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज है तारत्व। तारत्व क्या होता है, ठीक है, तारत्व जिसको पिच कहते हैं इंग्लिश में, पिच। ठीक है, तारत्व क्या होता है, तो ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर ज्यादा तारत्व होगा तो इसका मतलब क्या है, आवृत्ति ज्यादा होगी। अब मैं बताता हूं अभी इसके, ज्यादा तारत्व तो ज्यादा आवृत्ति, और कम तारत्व तो कम आवृत्ति। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तारत्व किसके समानुपाती हो गया, आवृत्ति के समानुपाती हो गया। क्योंकि देखो ज्यादा तारत्व हो रहा है तो ज्यादा आवृत्ति हो रही है, कम तारत्व हो रहा है तो कम आवृत्ति हो रही है। इसका मतलब जो तारत्व है किसके समानुपाती हो गया, आवृत्ति के। आवृत्ति होगी तो आवृत्ति ज्यादा होगी तो तारत्व भी ज्यादा होगा, आवृत्ति कम होगी तो तारत्व भी कम होगा, ऐसा भी कह सकते हो। तो इसका मतलब जो होता है, जैसे कि आपने देखा होगा औरतों की आवाज कैसी होती है, पतली होती है, इसका मतलब उनका तारत्व कैसा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, औरतों की आवाज पतली होती है, इसका मतलब उनका तारत्व ज्यादा है, उनका तारत्व ज्यादा है तो आवृत्ति भी ज्यादा होगी। और तुमने पुरुषों की आवाज देखी होगी, भारी आवाज होती है, तो इसका मतलब क्या, उनका तारत्व कम है, उनका तारत्व कम है, तो इसका मतलब आवृत्ति भी कम होगी। तो जैसे कि मैं अगर इससे समझे हम एक डायग्राम से, तो ये यहाँ पर देखना, ये मान लो ये ध्वनि है, ठीक है, ध्वनि ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें तारत्व कैसा है, कम तारत्व है, कम तारत्व, या फिर कह सकते हो कम आवृत्ति है इसकी। अगर मैं एक ज्वाला डायग्राम बनाऊं, सॉरी,
तो इसका तारत्व ज्यादा है। यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि यहां से एक चीज देखने को मिली कि जहां पर नंबर ऑफ साइकिल्स मतलब साइकिल्स जो चक्र हैं चक्रों की संख्या कम है और यहाँ पर चक्रों की संख्या ज्यादा हो गई। तो चक्रों की संख्या ज्यादा इसका मतलब क्या है, और उतने ही समय में मान लो जो 1 सेकंड टाइम लगा है इसको भी 1 सेकंड टाइम लगा है, इसको भी 1 सेकंड टाइम लगा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ चक्रों की संख्या कम थी, यहाँ पर नंबर ऑफ चक्रों की संख्या जो नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी है वो ज्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी है कम है, समय वही है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तारत्व कम है, यहाँ पर तारत्व ज्यादा है। तो यहाँ पर तारत्व कम होता है तो जो पुरुष होती है उनकी आवाज की जो वेव बनेगी वो ऐसे बनेगी, और जो औरतों की आवाज की जो वेव बनेगी वो ऐसी बनेगी। ठीक है, ये हो गई। अगर मैं प्रबलता की बात करूं, ध्वनि जो प्रबल होती है, ध्वनि जो प्रबल होती है, प्रबल का मतलब क्या, ताकतवर। ठीक है, तो प्रबलता है वो किस पर निर्भर करती है, वो आयाम पर निर्भर करती है। आयाम, आयाम क्या होता था, जैसे अभी बताया था कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है ये, इसको क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। चलो ठीक है, जिसको भी देखते हैं। प्रबलता का मतलब क्या है, प्रबलता किस पर निर्भर करती है, वो ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है, और तारत्व किस पर निर्भर करता है, वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रबलता का मतलब क्या है, देखो कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो नहीं सुन पाते, कुछ ऐसे होते हैं सुन लेते हैं। ज्यादा भारी आवाज या ज्यादा तेज आवाज मतलब क्या, इसकी प्रबलता ज्यादा है। तो प्रबलता का मतलब क्या हो जाएगा, पहली बात प्रबलता किस पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है आयाम पर। तो प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह है प्रबल ध्वनि है, जो प्रबल ध्वनि मतलब ज्यादा तेज आवाज है, इसका मतलब ऊर्जा भी कैसी होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा ऊर्जा होगी उसमें। ज्यादा ऊर्जा होगी तो इसका मतलब क्या, आयाम भी ज्यादा होगा, तो ज्यादा आयाम। और मान लो प्रबल ध्वनि नहीं है, वो मृदु ध्वनि है। मृदु का मतलब क्या होता है, धीमी, बोलते हैं मृदु आवाज, बहुत धीमी आवाज। ठीक है, मृदु ध्वनि का मतलब क्या है, कम ऊर्जा लगेगी उसमें, और कम ऊर्जा का मतलब होता है कम आयाम होगा। इसको थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो देखो ये क्या है, देखो आयाम इसका कम है ना, तो कम आयाम होगा इसका, तो मतलब कैसी ध्वनि होगी, ये मृदु ध्वनि होगी, मृदु ध्वनि होगी। अगर मान लो मैंने ऐसा बनाया तो इसका आयाम ज्यादा है, तो मतलब कैसी होगी, प्रबल ध्वनि होगी। बात समझ में आई, इतना हो गया। ठीक है, प्रबलता का भी मतलब समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं तरंग वेग की, तरंग वेग क्या होता है, तरंग का जो वेग होता है वो क्या होता है, मतलब स्पीड कह सकते हो। तरंग की जो स्पीड होती है वो कैसे निकालोगे, तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ। तरंग वेग की बात करें या चाल की बात करें, ठीक है, तो इसको दिखाते हैं हम वी से, कैपिटल वी मान लो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय, दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय। ठीक है, तय की गई कुल दूरी और कुल दूरी को मतलब तय किया गया कुल समय, कितना समय उसमें लगा हुआ है। तो तरंग द्वारा 1 सेकंड में, अब इसका वेग कैसे निकालेंगे, तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी, तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी, मान लो ये तरंग है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक 1 सेकंड लगा है, तो कितनी दूरी इसने तय की, मतलब जो वाली एक, ये, तो ये दूरी तय की है 1 सेकंड में, उसी को क्या देते हैं, वेग। तो 1 सेकंड में यहां लिख सकते हो, 1 सेकंड में तय की गई कुल दूरी, 1 सेकंड में तय की गई कुल दूरी। अब इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ऐसा ही मात्रक, देखो दूरी का क्या होता है, मीटर, प्रति समय का क्या होता है, सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड ही इसका मात्रक हो जाएगा। समझ में आई बात। तो 1 सेकंड में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है, तरंग का वेग कहलाती है, और इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और इसको लिखेंगे कैसे, और कैसे लिख सकते हैं इसको, जैसे कि मैंने बात की थी अभी वी, वी से इसको निरूपित करते हैं।
तय की गई कुल दूरी। दूरी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं अभी कर रहा था, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाती थी, लैम्डा। तो दूरी क्या हो जाएगी, लैम्डा बटे समय। ठीक है, कुल समय मतलब टी समय में लग रहा है, एक चक्कर मान लो टी समय में लग रहा है, तो v इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। यहां से अगर मैं 1 अपॉन टी जो आ रहा है इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन टी, लैम्डा लग कर लिए 1 अपॉन टी। और 1 अपॉन टी को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन टी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति होती है, अभी बताया था। तो v बराबर लैम्डा इंटू एफ, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका समीकरण बन जाएगा। इसको ही कहते हैं तरंग का समीकरण, तरंग समीकरण। तरंग समीकरण क्या हो जाएगा, v बराबर लैम्डा इंटू एफ। ठीक है, जो हो जाएगी दूरी, मतलब कितनी दूरी करिए, या तो तरंग दैर्ध्य कह सकते हैं, और ये क्या है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। v कम होती है, इसका वेग होता है, या फिर 40 को आप कह सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पर करते हैं हम। मान लो ध्वनि का जो आवर्तकाल दिया है, ध्वनि का आवर्तकाल, ध्वनि का आवर्तकाल दिया है 0.05, क्या दिया है, 0.05 सेकेंड। ध्वनि का आवर्तकाल 0.05 सेकेंड दिया है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, इसकी आवृत्ति क्या होगी, निकाल सकते हो। हमें पता है f बराबर क्या होता है, 1 अपॉन टी। तो f बराबर 1 अपॉन टी की वैल्यू कितनी दी है, 0.05। इसको काटेंगे, 2 जीरो लगाई, 5 से 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 हर्ट्ज। ध्वनि की आवृत्ति की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। तो 20 हर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम ध्वनि के प्रकार, ध्वनि के प्रकार, टाइप्स ऑफ साउंड। कितने टाइप्स का साउंड होता है, पहला होता है हमारा अवश्रव्य। क्या होता है, अवश्रव्य, जिसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। ठीक है, और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है श्रव्य, जिसको मतलब सुना जा सकता है, ऑडिबल साउंड, ऑडिबल। ठीक है, इसको बोलते हैं पराश्रव्य, मतलब पराश्रव्य, पराश्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, सॉरी, ये होता है इंफ्रासोनिक, ऑडिबल साउंड और अल्ट्रासोनिक। तो श्रव्य साउंड क्या होता है, जो ध्वनि इंसान सुन सकते हैं। ठीक है, हम लोग सुन सकते हैं, जैसे कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो ध्वनि होती है वो कहलाती है श्रव्य ध्वनि, जैसे कि हम लोग सुन सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं, अपन 20,000 हर्ट्ज तक, जो 5 साल से कम के जो बच्चे होते हैं, 5 साल से कम, ठीक है, 5 साल से कम के बच्चे कितनी ध्वनि सुन सकते हैं, वो सुन सकते हैं 25,000 हर्ट्ज। ठीक है, 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज तक। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो ध्वनि होती है वो श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और 5 साल से कम के जो बच्चे होते हैं वो 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। अब श्रव्य क्या होती है, जो 20 हर्ट्ज से कम, जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि होती है उसको अविश्रव्य कहते हैं। बात समझ में आई, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 तक तो ये हो गया। तो 20 हर्ट्ज से जो कम की ध्वनि होगी उसको अविश्रव्य ध्वनि कहेंगे। इसके अंदर आता है जैसे गेंडा, राइनोसोरस, आपने सुना होगा गेंडा। ठीक है, गेंडा ये 5 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है। ठीक है, मतलब गेंडा जब आपस में जब कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो वो 5 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के साथ ही वो कम्युनिकेट करते हैं। हाथी की बात करूं, हाथी भी 20 हर्ट्ज से कम की फ्रिक्वेंसी। वेल मछली जो होती है, ब्लू वेल, वेल मछली, वो भी 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि, जितना बड़ा थोड़ा जानवर होगा उतनी कम की ध्वनि वो सुन सकता है। पराश्रव्य की बात करें तो पराश्रव्य में कौन आएगा, ठीक है, पराश्रव्य में जैसे कि बात करें चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ इसी में ही आती है। ये क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा ध्वनि निकालते हैं, और इसी वजह से जो आसपास की जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना उनको थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, उसी से ही। ठीक है, चमगादड़।
और बात करूं कुत्ते, बिल्ली, ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि, यहां पर लिख दो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि जो सुन सकते हैं वो, या फिर बोल सकते हैं वो पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। ठीक है, चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली, ठीक है, डॉल्फिन, बंदर, डॉल्फिन आपने सुना होगा, ठीक है, डॉल्फिन जो होती हैं, बंदर जो होते हैं, ठीक है, वो सब पराश्रव्य ध्वनि के अंदर ही आते हैं। और लिख लो चूहे, ठीक है, ये पराश्रव्य। तो 3 तरीके की हमारी ध्वनि होती है, अविश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। अविश्रव्य की वो होती है जो 20 हर्ट्ज कम की ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं या फिर सुन सकते हैं, उसको अविश्रव्य कहते हैं 20 हर्ट्ज से। ठीक है, जैसे गेंडा, गेंडा 5 हर्ट्ज के कम्युनिकेशन करता है एक दूसरे से, हाथी भी है, भेल भी है, और 20 से 20 हर्ट्ज जैसे कि इंसान। ठीक है, और लेकिन इंसान में 5 साल से कम के बच्चे होते हैं 25 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है, और पराश्रव्य की बात करें तो पराश्रव्य में क्या होता है, जो 20 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि सुन सके या फिर बोल सके या प्रोड्यूस कर सके, चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली, डॉल्फिन, बंदर, चूहे। ठीक है, ये हो जाएगा इसके अंदर। अब बात करते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, अलग अलग माध्यम होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं ठोस, द्रव, गैस, जी बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। मतलब ध्वनि जो चाल, ध्वनि की चाल होती है जाने की, वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे कि हम बात करते हैं ठोस, एक ठोस होता है, एक द्रव होती है और एक गैस होती है। ठोस के अंदर सबसे ज्यादा चाल होती है। ठीक है, ठोस में सबसे ज्यादा चाल होती है, सबसे ज्यादा, ठोस के अंदर सबसे ज्यादा चाल होगी, मतलब ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि का संचरण होता है। ध्वनि सबसे ज्यादा तेज किसमें भागती है, ठोस के अंदर। द्रव में ज्यादा होता है, लेकिन किससे कम, ठोस से कम होगा, इसके अंदर भी ज्यादा होगा। और गैस में सबसे कम होता है। सबसे कम ध्वनि की जो चाल होती है वो गैस में होती है, सबसे ज्यादा ठोस में होती है, और बीच की कहें तो द्रव में ज्यादा होती है लेकिन ठोस से कम होती है। ठीक है, तो ये वाली बात आ गई। इसके कुछ मैं पॉइंट बता देता हूं, जैसे कि मान लो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर जो तापमान है वो बढ़ रहा है। ठीक है, मान लो अभी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अगर 20 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया तो ध्वनि की चाल वो ही रहेगी या फिर बढ़ेगी। तो ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। मान लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जो तापमान होगा, तो तापमान बढ़ेगा, तापमान अगर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, ध्वनि की जो चाल होगी वो भी बढ़ेगी। तापमान बढ़ने के साथ साथ ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। ठीक है, जितना तापमान बढ़ेगा उतना ही ध्वनि तेज भागेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें एक और, नमी, जैसे कि नमी आ जाती है हवा में, कितनी नमी आ जाती है, अगर नमी भी अगर बढ़ी, मॉइस्चर जिसको कहते हैं, अगर नमी भी बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी क्या होगी, बढ़ेगी, की चाल बढ़ेगी। यहां पे एक चीज और बताऊं, जैसे कि देखो ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल क्यों होती है, तो जैसे कि आपको बता दूं, यहां पर जो ठोस होता है ना, तो ठोस में जो कणों की संख्या होती है वो ज्यादा होती है। देखो जैसे मान लो ये ठोस है, तो ठोस में जो कण है ना वो बिल्कुल पास पास में रहते हैं, ठोस के जो कण होंगे वो बिल्कुल पास पास में रहते हैं, और द्रव्य के जो कण होंगे वो थोड़े दूर रहते हैं जी। और जो गैस के जो कण होते हैं वो और दूर रहते हैं। तो यहां पर देखो ठोस में कण ज्यादा है, जिसमें ज्यादा कण होंगे तो मतलब ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा कण वाइब्रेट करेंगे तो वो आगे की साइड ज्यादा तेज गति से जाएंगे। ठीक है, और इसमें कम कण होते हैं, अब कण यहां से लेके यहां तक का कंपन होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए उसकी गति कम हो जाती है गैस में। तो ठोस में इसीलिए गति ज्यादा होती है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कणों की संख्या होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई इसमें।
ठीक है दोस्तों। तो जब भी टेम्परेचर या नमी बढ़ती है ना हवा में, तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। अगर मैं हवा की बात करूं, हवा में ध्वनि की चाल कैसी होगी, हवा में जो ध्वनि की चाल होगी वो कैसी होगी, तो अलग अलग होती है। देखो मैं पहले टेबल ही बना देता हूं, ठीक है, एक टेबल ही बना देता हूं। जैसे कि मान लो मैं वायु की बात करूं, हवा की बात करूं, अगर हवा में मेरा 22 डिग्री टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है, कितना तापमान है, 22 डिग्री टेम्परेचर तापमान है, तब ध्वनि की जो चाल होगी वो 344 मीटर पर सेकेंड होगी। बात समझ में आई। अगर मैं इसमें तापमान बढ़ा दूं, तापमान इसका मैं बढ़ा दूं, तापमान अगर मैं इसका 40 डिग्री सेल्सियस कर दूं, तो ध्वनि की चाल भी क्या होगी, बढ़ेगी। अभी बताया था तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल भी बढ़ती है, तो इसमें हो जाएगी 355 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की चाल बढ़ गई ना, क्योंकि तापमान बढ़ा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ गई। बात समझ में आई। तो ये होती है हवा में ध्वनि की चाल। अगर मैं बात करूं जैसे कि ठोस में, तो सबसे ज्यादा जो ठोस, एल्यूमिनियम की बात करेंगे, एल्यूमिनियम, ठीक है, हिंदी में एल्यूमिनियम लिख देता हूं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है ना, जिसको सल्वर कहते हैं, एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा कितनी होती है, 6320 मीटर पर सेकेंड। कितनी, 6320 मीटर पर सेकेंड। अगर सोने की बात करें, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सोने में भी होती है, सोने की होती है 4540 किलो 4540 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओ सॉरी 3240, गोल्ड में होती है 3240, लिख लो, गोल्ड में होती है 3240, वो कॉपर में होती है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। कांच में होती है 4540 और कॉपर में होती है 4600 मीटर पर सेकेंड। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है ये, ठीक है, इतना समझ जाओ। ये चीज बस याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। 22 डिग्री सेल्सियस पे जो वायु की चाल होती है वो 344 मीटर पर सेकेंड होती है। बात समझ में आई यहाँ पे, हो गया, चलो आगे। बात करते हैं ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन, तो ध्वनि का परावर्तन भी बिल्कुल ठीक प्रकाश के परावर्तन जैसा ही होता है। जैसे कि मान लो ये ऊपर दीवार है, ठीक है, यहां से ध्वनि आ रही है, ध्वनि किधर आ रही है, ये ध्वनि आ रही है, यहां पर लिख दो ध्वनि, दीवार से टकराई, मतलब ये होता है ध्वनि का परावर्तन, कि जब कोई ध्वनि किसी ठोस सतह से टकराती है तो वो परावर्तित हो जाती है, मतलब रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, लौट के वापस आ जाती है। तो यहाँ पे ये दीवार है, तो दीवार से ध्वनि यहाँ से आई, दीवार में टकराई तो वापस लौटेगी। तो वापस कैसे लौटेगी, तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री का एक एंगल बनाता हूँ जिसको बोलते हैं अभिलंब। मान लो ये 30 डिग्री पे इधर की साइड आ रही है, तो इधर की साइड भी ये 30 डिग्री पर ही वापस जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ा था वो भी यही बात बोल रहा था, जिस गति में, जिस डायरेक्शन में या जिस कोण से प्रकाश आता है टकरा के, उसी कोण से वापस वो लौटता है। तो इसमें भी यही है, 30 डिग्री से अगर ध्वनि आई तो अभिलंब डाला, 30 डिग्री से ही ध्वनि वापस जाएगी, इसको बोलते हैं परावर्तित ध्वनि। बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, आगे चलते हैं। तो ये क्या होगा, ये कौन सा कोण है, आई, मतलब इंसिडेंट रे जिसको बोलते हैं, ये होता आर, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, मतलब ध्वनि जो आ रही है वाला एंगल और परावर्तित होकर जा रही है वाला एंगल, ठीक है, कोण हो गया। अगर यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊं, ठीक है, ये हो गया। अगर यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करें प्रतिध्वनि का, चल पहले प्रतिध्वनि समझते हैं फिर करेंगे प्रतिध्वनि क्या होती है। प्रतिध्वनि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इको, या फिर कह सकते हैं गूंज। तो मैं, आपने देखा होगा कि गूंज सुनाई देती है किसी चीज की, जैसे कि अपन खाली कमरे में जब बोलते हैं, खाली कमरे में बोलते हैं तो क्या होता है कि बार बार वही आवाज हमारे कानों में पहुंचती है, गूंज सुनाई देती है। वो होता किस वजह से है,
तो होता क्या है, मैं डायरेक्ट डायग्राम से समझा रहा हूं, ठीक है। मान लो यहां पर कोई लड़का है, ठीक है, ये सामने दीवार लगी है, ये बोल रहा है कुछ बातें, तो ध्वनि की तरंगें गई। मान लो यहां से लेके लड़के से लेके जो दीवार की डिस्टेंस है वो डी है, कितनी है, डी। डी का मतलब कोई डिस्टेंस है, कोई दूरी है, वो डी है। यहां से लेके पहले उसकी तरंग गई आवाज की, दीवार से टकराई, टकराने के वापस कहां पर आएगी वो, बिल्कुल इंसान के कानों में पहुंचेगी, ठीक है, इंसान के कानों में पहुंचेगी। तो सबसे पहले यह बात ये करते हैं कि कानों में ध्वनि हमारी कितनी देर तक रहती है। कानों में जो ध्वनि रहती है वो कितनी देर तक रहती है, वो रहती है 0.1 सेकेंड तक। कितना, 0.1 सेकेंड तक। तो 0.1 सेकेंड तक ही ध्वनि कान के अंदर रहती है। अब 0.1 सेकेंड के अंतराल में ही कोई ध्वनि द्वारा से आ जाए तो अब हमें गूंज सुनाई देती है। बात समझ में आई क्या? मान लो हमने कोई आवाज सुनी, वो 0.1 सेकेंड तक हमारे कान में रही। अगर 0.1 सेकेंड के पहले ही वही आवाज द्वारा से टकरा के हमारे कानों में आ जाए तो हमें द्वारा से वही सुनाई देगी ना। तो इसी को कह देते हैं गूंज। तो होता कैसे है, मान लो मैंने यहां से कुछ बोला, टकरा के वापस आ गया, और इसको जो वापस आने में समय लगा वो 0.1 सेकंड से कम होगा, तभी तो गूंज सुनाई देगी। बात समझ में आ रही है? तभी तो वो गूंज सुनाई देगी। तो इसके न्यूमेरिकल करते हैं। तो डिस्टेंस कितनी कवर की, देखो डी ये चली गई, डी ये चली गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2d हो गई। और हम जानते हैं कि जो चाल होती है वो क्या होती है, तय की गई दूरी, मतलब 2d। देखो एक डी ये रहा, दो, तो टोटल जो तय कितनी दूरी की गई, एक डी एक जी, 2d तय की गई है ना। और समय कितना लगा है, समय तो निकालना ही है हमें, समय तो हमें निकालना ही है। अब देखो अगर मैं वायु की बात करूं, वायु में मतलब हवा में 22 डिग्री टेम्परेचर पे, हवा में 22 डिग्री टेम्परेचर पे, हवा में 22 डिग्री टेम्परेचर पे कितनी गति होती है वायु की, वो गति होती है 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2d। समय यहां पर लिख लो, हमें तो पता है ना कितना समय, 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो अपन ये चीज निकाल रहे हैं कि कितनी दूरी पर किसी इंसान को खड़ा होना चाहिए कि उसको गूंज सुनाई दे। कितनी दूरी पर खड़ा हो, वो ज्यादा दूरी पर खड़ा होगा तो फिर सुनाई नहीं देगी, कोई थोड़ा टाइम लग जाएगा वापस आने में। तो कितनी दूरी पर वो कम से कम खड़ा होना चाहिए तब जाकर उसको गूंज सुनाई देगी। और क्योंकि हमारे कान में जो ध्वनि रहती है वो 0.1 सेकंड तक ही रहती है, तो उसी के अंदर ही द्वारा से जो ध्वनि आए तभी हमें गूंज सुनाई देगी। तो यहां पर 0.1 डाला, 0.1 का 344 में किया तो कितना आ गया, 34.4 बराबर 2d। तो d बराबर 34.4/2, तो कितना हो गया, 17.2 मीटर। तो किसी इंसान, अगर कोई भी इंसान 17.2 मीटर की दूरी पर खड़ा होगा 22 डिग्री टेम्परेचर पे, 17.2 मीटर की दूरी पर खड़ा होगा, तब उसे अपनी आवाज की गूंज सुनाई देगी, तब उसे गूंज सुनाई देगी। मान लो ये 17.2 मीटर पर खड़ा था, इसने बोला, ठीक है, बोला, बोलने के बाद क्या होगा, उसको तो आवाज सुनाई देगी, तो वापस से टकरा के फिर एक और आवाज आ जाएगी 0.1 सेकंड में, तो उसके दो बार आवाज सुनाई दे जाएगी, इसलिए उसको थोड़ी गूंज लगेगी, उसको कह देते हैं प्रतिध्वनि। बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं अब इसमें। अनुरणन क्या होता है, अनुरणन, अनुरणन, ठीक है, आता हूं, जो कुछ टर्म्स हैं बस सुनते जाना। अनुरणन, देखो अनुरणन का मतलब होता है, एग्जाम्पल से बताता हूं। मान लो आपने थिएटर में देखा होगा, थिएटर में जो ऊपर की जो दीवार होती है ना, वो थोड़ी ऐसी होती है, ये वृत्ताकार होती है। कैसी होती है, वृत्ताकार, वृत्त ऐसी होती है। यहाँ पे कोई स्क्रीन लगी हुई है, क्या लगी है, ये स्क्रीन, टीवी की जो स्क्रीन होती है, पर्दा जो होता है यहाँ पे पिक्चर दिखाई देती है, वो स्क्रीन लगी है, यहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं। मान लो यहाँ से, और ये यहाँ पे जो कुर्सियां बनी हुई हैं आराम से, थिएटर का बना रहा हूं, ठीक है, ये कुर्सी बनी हुई है। तो क्या होता है, जो स्पीकर लगे हैं तो उसका साउंड क्या होगा, डायरेक्ट इनकी तरफ तो पहुंचेगा, ठीक है पहुंचेगा। तो क्या करते हैं, ज्यादातर साउंड ऐसे जाते हैं, या तो वापस से टकरा के कैसे जाएगा, नीचे ही आएगा, मतलब उसी को जो वॉचर्स होंगे, देखने वाले होंगे, उनको सुनाई देगा।
मान लो ऊपर टकराया इधर आ गया, इधर टकराया इधर आ गया, तो ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे टकरा के वापस आते हैं ना। तो हो सकता है यहाँ पर टकराया कुर्सियों में, तो यहाँ से टकरा के फिर से वो हो सकता है इधर की साइड आ गया, यहाँ टकराया तो हो सकता है इधर की साइड आ गया, ठीक है, यहाँ पर टकराया हो सकता है इधर आ गया, यहाँ टकराया हो सकता है। तो ये बार बार जो किसका, ध्वनि का जो परावर्तन होता है, बार बार ध्वनि का परावर्तन, लिख दो बार बार ध्वनि का परावर्तन, ठीक है। अगर बार बार जब ध्वनि का परावर्तन होगा तो उसी को कहते हैं अनुरणन। अब इससे घाटा क्या होता है कि इससे जो आवाज होती है वो ठीक से सुनाई नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि मान लो किसी ने कुछ बोला और टकरा के यहां से भी आ गया यहां से भी आ गया, तो थोड़ा भ्रम टाइप का लगता है, एक भ्रमित हो जाते हैं हम लोग कि अब किसने क्या बोला, कोई समझ में ही नहीं आया। तो जैसे कि आपने देखा होगा स्पीकर में जब कोई बोलते हैं तो आवाज कैसी भन्नाने लगती है, तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, तो भ्रमित टाइप के हम हो जाते हैं। वो किस वजह से होता है, बार बार ध्वनि का जो परावर्तन होता है, टकरा के वापस टकरा के इधर से उधर से सब जगह से ध्वनि आ जाती है, तो अपन समझ नहीं पाते कि सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बार बार ध्वनि का परावर्तन होने को ही अनुरणन कहा जाता है, ठीक है। इससे बचा कैसे जा सकता है, इससे बचा कैसे जा सकता है, तो क्या करते हैं, जैसे थिएटर है, थिएटर में जो खिड़की होंगी उनमें भारी पर्दे लटका लो, क्योंकि जब जैसे ही ध्वनि का परावर्तन होगा तो वो ध्वनि उस पर्दे में समा जाए, मतलब टकरा के वापस नहीं आए, टकरा के वापस नहीं आए। और क्या कर सकते हैं, भारी पर्दे लगा दो, ठीक है। नीचे फर्श जो है, फर्श जो है उस पर कालीन बिछा दो, ठोस नहीं होना चाहिए, ठोस होगा तो टकरा के वापस आएगी, कालीन बिछा दो, ठीक है। संपीड़ित पदार्थ के कोई मटेरियल लगा दो जिससे कि ध्वनि का परावर्तन ना हो, तो इससे हम बच सकते हैं कि हमें कोई भी अनुरणन सुनाई ना दे, मतलब कोई प्रति जो आता है ना बार बार ध्वनि जो आ रही है वो सुनाई ना दे, तो इससे हम बच सकते हैं, कोई दिक्कत। अब जो लास्ट टॉपिक बचा है एक और, वो है सोनार। क्या है, सोनार। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं अनुरणन वगैरह। अब सोनार की बात करें, सोनार क्या होता है, पहले इसका फुल फॉर्म देखो। सोनार, देखो सो का मतलब होता है साउंड, ठीक है। एन का मतलब होता है नेविगेशन, क्या होता है, एन का मतलब नेविगेशन, ठीक है, एन का मतलब नेविगेशन लिख दो, एन का मतलब नेविगेशन, ए का मतलब एंड, और आर का मतलब क्या होता है, रेंजिंग, ठीक है, रेंजिंग, कितनी रेंज ये पकड़ेगा, सोनार। अब सोनार होता क्या है, ध्यान से सुनना। मान लो एक ये नाव है, ठीक है, क्या ये नाव है बड़ी सी, ठीक है, एक शिप है बहुत बड़ा, मान लो शिप है ये, बहुत बड़ा सा शिप है, ठीक है, समझ जाना। अब नीचे ये क्या पानी में चल रहा है, जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, पानी का तल हो गया, ठीक है, नीचे बिल्कुल पानी का जो तल होता है वो हो गया, ठीक है, समुद्र का तल कह सकते हो, समुद्र का तल, पानी का तल तो ऊपर हो गया, ठीक है, समुद्र का तल हो गया। अब देखो इस शिप में दो क्या लगे होते हैं, कोई दो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, दो, इसको बोलते हैं ट्रांसमीटर, इसको बोलते हैं रिसीवर। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसमीटर, इसको बोलते हैं रिसीवर, ठीक है, ट्रांसमीटर एक रिसीवर। ट्रांसमीटर को हिंदी में कहते हैं प्रेरित, क्या कहते हैं, प्रेषित, सॉरी प्रेषित, प्रेषित कहता है ट्रांसमीटर। अब काम क्या करते हैं अभी बताऊंगा। और एक होता है रिसीवर, रिसीवर को हिंदी में कह देते हैं हम संसूचक, संसूचक, ठीक है, रिसीवर, रिसीव करने वाला रिसीवर हो जाएगा बस। तो होता क्या है, ये सोनार क्या काम करता है, समुद्र के अंदर तो कोई झांक के देखेगा नहीं, तो समुद्र के अंदर जो कितनी गहराई पे बोट बह रही है, मतलब बोट चल रही है, वो कितनी गहराई है, तो गहराई को मापने के लिए, और आसपास जो पत्थर आ जाते हैं या फिर नीचे कोई पनडुब्बी है उसको पता करने के लिए उसकी डिस्टेंस कितनी दूरी पे है, या पत्थर कोई आ जाता है बड़ा वो कितनी दूरी पे है, तो ये बात की जानकारी सब किससे मिलती है,
वो सोनार से ही मिलती है, जिसको सोनार सिस्टम कहते हैं। इसमें दो चीजें लगी होती है नाव के नीचे, जिसको ट्रांसमीटर एक रिसीवर कहा जाता है, प्रेषित और संसूचक कहा जाता है। इनके काम क्या होते हैं, मान लो यहाँ पर कोई ये समुद्र का तल नापना है, तो क्या होगा, यहां से रिसीवर से एक रे निकलेगी, ठीक है, चलो मैं यहां से लिख देता हूं, रिसीवर से एक रे निकली, मतलब एक ध्वनि की किरण निकली, यहां से ध्वनि आती है, ध्वनि की किरण यहां पर निकली, यहां से किरण लौट के टकरा के अब सतह पर टकरा गई, कहां लौटेगी, वापस लौटेगी, टकरा के वापस लौटेगी, तो किसके पास आ गई, रिसीवर के पास आ गई, किसके पास आ गई, रिसीवर के पास। ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट की, प्रेषित ने इसको नीचे पहुंचाया, ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट की और रिसीवर ने इसको रिसीव कर लिया टकराने के बाद। तो यहां पर जो नाव में होगा, जो हैंडल कर रहा होगा, उसको ये तो पता होगा कि इसकी चाल कितनी है और कितने समय में ये वापस आ रही है, इसकी चाल कितनी है और कितने समय में ये वापस आ रही है, ठीक है। चाल और समय, ये दो चीजें पता होंगी, ठीक है, चाल और समय पता होंगी। तो यहां पर मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ध्यान देना, ठीक है, चाल और समय हमें पता होगा। तो पानी के अंदर जो ध्वनि की चाल होती है ना, वो होती है 1440 मीटर पर सेकेंड। तो यहां लिख देना, पानी के अंदर ध्वनि की चाल, पानी के अंदर जो ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है, 1440 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई, ठीक है, 1440 मीटर पर सेकेंड। अब समय, समय तो यहाँ पे जो हैंडल कर रहा होगा उसको पता होगा कितने समय में ये गई है, कितने समय में ये वापस आई है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। मान लो पानी के अंदर जब कोई नेविगेशन, मतलब साउंड जा रहा है, उसकी रे जा रही है, वो वापस लौट रही है, वो समय दे दिया है कितना, 2 सेकंड। कितना दे दिया, 2 सेकंड में वो वापस आ रही है। तब बोला है कि समुद्र की गहराई नापो। तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर दूरी बटे चाल का बता रहा हूं, चाल क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी दे रखी है, दूरी मैं बता देता हूं, दूरी बटे समय। तो दूरी तो हमें निकालनी है, चाल दे रखी है, लो यहाँ पे चाल लिख दो या वेग लिख दो, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी दे रखी है, 1440 मीटर होती है, हमें पता ही है पानी में। दूरी हमें निकालना है, समय कितना दे दिया, 2 सेकंड। तो 2 का 1440 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2880 मीटर, या फिर इसको कह सकते हो 2.88 किलोमीटर। बता रहा हूं केवल एक एग्जांपल लेके। तो कितनी नीचे है तल समुद्र का, 2.88 किलोमीटर नीचे है। बात समझ में आई। तो ये सोनार एक ऐसा सिस्टम है जो कि समुद्र के तल की गहराई नापने में, या फिर कोई पनडुब्बी नीचे आया उसको पता करने में, या फिर कोई पत्थर नीचे आया उसको पता करने में सोनार का यूज होता है। ये क्या करती हैं, एक ध्वनि की तरंग निकालती हैं, ध्वनि की तरंग टकरा के वापस रिसीवर के पास जाती है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा ध्वनि की तरंगों को, और वो करता ही रहता है, वो रुकता नहीं, करते ही रहता है, और रिसीवर रिसीव करेगा। तो जैसे वो रिसीव होगी, जैसे वो रिसीव होगी तो क्या होगा कि उसका समय पता लग गया कितने टाइम में ये रिसीव हुई है, और पानी के अंदर ध्वनि की चाल तो हमें पता ही है, तो समय पता है और चाल पता है, दो चीजों का पता है तो दूरी आसानी से निकाली जा सकती है। तो ये हो गया सोनार सिस्टम हमारा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम मानव कान की। मानव कान, जो हमारे कान में ध्वनि सुनाई देती है वो किस वजह से सुनाई देती है, मानव कान। ठीक है, देखो जो मानव कान होता है वो 3 हिस्सों में बटा रहता है, मतलब 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक बाहर वाला कान जिसको बाह्य का कान बोलते हैं, बाह्य कान। एक मध्य वाला हिस्सा, मध्य कान, कर्ण कहा जाता है वैसे कान को कर्ण कहा जाता है, ठीक है। और एक अंतःकर्ण, अंतःकर्ण मतलब सबसे अंदर वाला कान। बाह्य कान क्या होता है, तो बाह्य कान जिसको कर्ण पल्लव भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कर्ण पल्लव। जैसे कि देखो ये हिस्सा हमारे कान का ऊपर का हिस्सा है, इसको कर्ण पल्लव कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, ये ध्वनि को इकट्ठा करता है और फिर से ये अंदर की साइड भेजता है, नली लगी होती है उसको अंदर की साइड भेजता है।
ठीक है दोस्तों, तो ये होगा कर्ण पल्लव। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक डायग्राम दिखा देता हूं पहले। जैसे कि दोस्तों आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा डेस्कटॉप के ऊपर ही, तो इसमें देखो आपको बाहर का एक कर्ण पल्लव दिख रहा होगा, बाहर का जो कान है वो दिख रहा होगा। ठीक है, उसके अंदर फिर देखो ग्रीन कलर की एक नली जा रही है, ग्रीन कलर की एक नली जा रही है। ठीक है, तो लास्ट में वो भी जा रही है, तो यहाँ से ध्वनि अंदर की तरफ जाती है। और फिर इसमें जो मध्य कान आ जाएगा, जो मध्य का कान, तो इसके अंदर 3 हड्डियां होती हैं। क्या होती हैं? 3 हड्डियां होती हैं। आप देखते रहना उसमें, मैं बस लिखते जा रहा हूं। यहां पर 3 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है मुग्धरण। क्या होती है? मुग्धरण होती है। एक होती है निहाई। कौन सी होती है? मुग्धरण, निहाई। और एक होती है बलयक। क्या होती है? बलयक। ठीक है, जो मुग्धरण हड्डी होती है वो नली का जो आखिरी सिरा होता है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर बीच में न्याय होती है बलयक। बलयक हिस्सा बिल्कुल अंतः कान से जुड़ा रहता है। अंतः कान में एक श्रवण तंत्रिका होती है, श्रवण तंत्रिका, श्रवण तंत्रिका। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब इसमें होता क्या है, जो श्रवण तंत्रिका, जैसे कि देखो सबसे पहले कान में ये हमारा है कर्ण पल्लव, यहाँ से ध्वनि इकट्ठा हुई नली से होते हुए कहाँ पे गई? इन मध्य कान के अंदर गई। मुग्धरण, निहाई, बलयक ये अपना काम करते हैं। फिर ये बलयक से फिर ध्वनि कहाँ जाती है? श्रवण तंत्रिकाओं में जाती हैं। और श्रवण तंत्रिका से ये क्या करती हैं? एक सिग्नल बनाती हैं, विद्युत सिग्नल। ठीक है, विद्युत सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाती हैं। और ये हमारे दिमाग पे उस साउंड को ले जाती हैं। फिर हमारा दिमाग क्या करता है? उसको एनालाइज करता है। फिर हमें समझ आता है कि, फिर हमें समझ में आता है कि सामने वाले ने क्या बोला और हमें क्या सुनाई दिया। तो सबसे ज्यादा काम क्या है? कान का तो सुनने का है ही है, लेकिन दिमाग का काम भी इसमें बहुत ज्यादा है। वही इसको एनालाइज करता है कि क्या सुना है तुमने। ठीक है, अब आज के जैसे कि हम जानते हैं हमारे पूरे 5 ऑर्गन सेंसिंग सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? एक नाक, एक कान, एक आंख, एक जीभ और एक स्किन। ये 5 एक सेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं, जो कि जैसे मान लो किसी ने मेरे को छुआ, तो छूने से क्या होता है? यहाँ से सिग्नल सीधे दिमाग के पास जाएगा, फिर दिमाग डिसीजन लेता है कि हाँ छुआ है किसी ने, तब जाके मुझे एहसास होगा। ऐसे ही मैं कुछ चीज खाऊंगा तो जीभ से सिग्नल कहाँ जाएगा? दिमाग पर जाएगा, फिर मेरे को सुनाई देगा, मतलब स्वाद आएगा, सॉरी स्वाद आएगा कि हाँ ये चीज मैंने खाई है। ऐसी आंखों से मैं देख तो पा रहा हूँ, लेकिन ये देखने का सिस्टम फिर सिग्नल कहाँ जाएगा? दिमाग के पास जाएगा, तभी मेरे को दिखाई देगा। ऐसी कानों का होता है। तो ये सिग्नल्स जो विद्युत सिग्नल में जाता है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत फास्ट होता है, इसलिए हमें एकदम चीजें दिखाई सुनाई, फिर या फिर कोई टच करे तो हाल पता लग जाता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू हमारे दिमाग में जाती हैं। वो कहां से आती है? श्रवण तंत्रिका। जैसे कि आप देख रहे होगे पीली पीली, तो लास्ट में 2 नलियां बनी होंगी, श्रवण तंत्रिका। ठीक है, श्रवण तंत्रिका वो किससे जुड़ी है? देखो एक राउंड सी, एक वो देख रहे होगा, यहाँ पे एक छेद होगा, वो राउंड सा। ठीक है, वहां पर वो श्रवण तंत्रिका से जुड़ा होता है, और वो विद्युत सिग्नल पहुंचाता है किसमें? हमारे दिमाग में। अब देखो इसका पूरा वर्किंग बता देता हूं कि कैसे क्या हमारी ध्वनि जाती है। तो जैसे ही देखो सबसे पहले क्या था? कर्ण पल्लव था। कर्ण पल्लव से क्या हो रहा था? कर्ण पल्लव, यहां से ध्वनि इकट्ठा हो रही थी। इकट्ठा होने के बाद वो कहां जाती थी? श्रवण नलिका में जाती थी। देखो आप देखते रहो डायग्राम में, श्रवण नलिका में जा रही है। श्रवण नलिका से वो कर्णपटह बना होगा, कर्णपटह। ठीक है, बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट जो होगा श्रवण नलिका का, वो कर्णपटह होता है। वहां पे ध्वनि जाती है, वहां से फिर जाती है सीधे मुग्धरक के पास। कहां पे? मुग्धरक के पास। इसका जो फंक्शन होगा, इतना डीप में इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इतना हमें डॉक्टर नहीं बनना है। बस ये है कि फंक्शन, इसके नाम पता है, बस ये डायरेक्टली पूछ लेंगे मुग्धरक कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो ये कान का ही एक पार्ट है, ठीक, कान से हिस्से से जुड़ा हुआ है। तो मुग्धरक होता है। मुग्धरक के बाद क्या आता है? निहाई आता है, फिर बलयक आता है। क्या आएगा? निहाई, फिर बलयक। ठीक है, बलयक वाला पार्ट किससे जुड़ा रहता है? वो गोल गोल आकार की जो होती है, अंडाकार आकार की छिद्र, अंडाकार छिद्र जो होता है वो उससे जुड़ा रहता है। अंडाकार छिद्र से फिर कर्णावत के पास। देखो आप देख रहे होगे उसमें कर्णावत लिखा होगा। ठीक है, क्या लिखा होगा? कर्णावर्त। ठीक है, इसमें जाता है हमारी ध्वनि जो अपन सुनते हैं, फिर वहां से जाती है श्रवण तंत्रिका में।
श्रवण तंत्रिका में विद्युत सिग्नल हमारे जनरेट होते हैं और फिर वो कहाँ पर पहुंचा देती है, श्रवण तंत्रिका से सीधे मस्तिष्क में, मतलब हमारे ब्रेन में, माइंड में। तो ये होते हैं पूरे फंक्शन। मैं डायग्राम हटा देता हूं, आपको सही दिखाई देगा फिर। जैसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कर्ण पल्लव, फिर श्रवण नलिका में गया, फिर कर्णपटय में गया, मुक्तक में गया, निहाई में गया, बलयक में गया, फिर अंडाकार छिद्र में हमारा साउंड गया, वो जुड़ी होती है कर्णावृत से, फिर ये जुड़ी होती है श्रवण तंत्रिका से, ये विद्युत सिग्नल जनरेट करके दिमाग के पास भेज देता है और दिमाग इस चीज को एनालाइज करके हमें साउंड का अनुभव करवाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा साउंड सिस्टम पूरा खत्म हो गया। अब हम विदा लेते हैं आपसे और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बाय, धन्यवाद।